स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग परीक्षा में। इस हिंदी की इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में आज हम 2018 के वीडियो एग्ज़ाम में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी मित्र का पत्र एंड ऑप्शन डी संपादक के नाम का पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मित्र का पत्र, जो कि वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे मित्र दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी प्रेषक, ऑप्शन सी क्रमबद्धता एंड ऑप्शन डी विनयशीलता। तो आइए देखते हैं एक पत्र की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे पत्र में उद्देश्य होना चाहिए, शैली सहजता होनी चाहिए, विनयशीलता एवं शिष्टाचार होना चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, व्याकरण तथा सुलेख आदि की विशेषता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, विनयशीलता भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रेषक। यह कोई गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी आवेदन पत्र एंड ऑप्शन सी व्यापारिक पत्र एंड ऑप्शन डी शिकायती पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि शिकायती पत्र, क्योंकि यहाँ पे अपने नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत किया जा रहा है कि मोहल्ले वासियों की समस्याएं हैं, ये है, उनसे ये पीड़ित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इससे पहले हमें आपको बता दें दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं जो मूल रूप से होते हैं। तो आ हमारा दीर्घ स्वर होता है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी ई भी दीर्घ स्वर होती है, बड़ा ऊ भी होता है, लेकिन ओ जो होता है ये हमारा दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, तो हमसे नहीं ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि अध्ययन किस तरह से लिखा जाएगा। ये अध्ययन गलत है, ये भी गलत है एंड ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर में आपको बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं। ये एक आने वाले दिनों में ये एक ट्रेंड फॉलो होने के चांसेज है, जैसा कि केवीएस में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि ये उत्तरदायी हमारा सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि एंड ऑप्शन सी विसर्ग संधि तथा ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वर संधि भी संधि का प्रकार है, विसर्ग संधि भी है और व्यंजन संधि भी है, लेकिन अनुस्वार कोई संधि का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनुस्वार संधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? आइए देखते हैं एक एक करके। जगदम्बा, इसका हो जाएगा जगत प्लस दम्बा, जगत प्लस अम्बा यानी कि जगदम्बा, ये तो व्यंजन संधि बिल्कुल होगी। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से विद्या से हमको मिल रहा है आ,
लास्ट में, और इधर आलय में आ मिल रहा है, आ और आ मिलकर बड़ा अ में ही परिवर्तित होंगे, तो यहाँ से मिलकर बन जाएगा विद्यालय। यह स्वर संधि का उदाहरण है। हमसे यही पूछा है कि व्यंजन संधि कौन नहीं है, तो यही व्यंजन संधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विद्यालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो देशभक्ति का अगर हम समास का विग्रह करते हैं तो इसका होगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति यानी कि यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह जिस भी संधि में आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वहाँ पे होती है तत्पुरुष समास होता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास एंड ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। पंचवटी आइए देखते हैं। पंचवटी, पंच मतलब पाँच यानी कि आगे संख्या वाचक शब्द आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा जिस भी समास में आगे संख्यावाचक शब्द आते हैं वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उपसर्ग हमारे किसी मूल शब्द में के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ऑप्शन है अ, अधि, ई, री और ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अधि। उपसर्ग लगा है, कारी मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए अखत, ऑप्शन सी अचूक, ऑप्शन बी अमेर एंड ऑप्शन डी अनुज। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुज। क्योंकि अगर हम इसका निकालते हैं, अ बाहर निकाल देंगे तो नुज कोई शब्द नहीं होता है। चलिए, तो ये हमारा उपसर्ग नहीं निकल पाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, नौकरानी, मोरनी या फिर कुटनी? आइए एक एक करके देखेंगे। प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। शेरनी में देखते हैं, पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं शेर प्लस नी, ठीक है, इसमें तो लगा है नी प्रत्यय। नौकरानी में देखते हैं तो ये हो जाएगा नौकर मूल शब्द हो जाएगा, आनी हो जाएगा प्रत्यय, तो इसमें भी प्रत्यय लगा है। अब देखते हैं मोरनी। मोरनी में क्या देखते हैं? मोर प्लस नी, इसमें भी प्रत्यय लगा है। तीनों में तो प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी में देखते हैं कुट प्लस नी, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रत्यय नी इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मोरनी में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, नौकरानी में कोई नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। हमसे ये ऑप्शन में ये पूछा है कि किस में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। हमसे पूछा था कि नी प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है, तो यही लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी कीटक, ऑप्शन सी कूची एंड ऑप्शन डी कुंभकार। बताइए, देखते हैं। तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि कूची, तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी पत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि पत्ता। पत्ता हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी शोभन, ऑप्शन सी सोता एंड ऑप्शन डी सोना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी शोभन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे आप याद रख सकते हैं, हमेशा सही होगा इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ, जैसे अगर कहीं ये स दिख जाए, ये स दिख जाए, तो ये अक्सर करके तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आधे अधूरे र मिल जाए, ये र मिल जाए, ये र मिल जाए कहीं, तो ये सब तत्सम शब्द के
के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? देखिए बिल्कुल, उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द कौन कौन से होते, भेद कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन एक होता है तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा होता है तद्भव शब्द, ठीक है। और तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशज शब्द, यानी कि विदेशी शब्द या विदेशज कह सकते हैं, ठीक है, विदेशज शब्द। तो यहाँ पे देखते हैं तत्सम हमारे ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा, हमसे गलत पूछा हुआ है। तद्भव नहीं, विदेशी भी नहीं, यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है, यौगिक कोई इन चारों में नहीं है तो यौगिक कोई भेद नहीं होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़ एंड ऑप्शन डी दौड़। तो एक एक करके हम देखते हैं, हमसे नहीं पूछा हुआ है। सभा हमारी बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूह का बोध कराती है, भीड़ तो एकदम साफ है ही है, दौड़ कोई समूह का बोध नहीं कराता है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध एंड ऑप्शन डी ठंड। इनमें से बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है, वह आप ही चला गया वाक्यांश में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए एक बार पढ़ते हैं वाक्य को। क्या है? वह आप ही चला गया, मतलब कि वह अपने आप ही चला गया, उसने अपने का बोध कराया है। तो जो स्वयं का बोध कराए, अपने आप का बोध कराए, उस सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहते हैं? वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि परिमाणवाचक। रेखांकित शब्द थोड़ा था, थोड़ा परिमाण का बोध कराता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी रूप, ऑप्शन सी धातु एंड ऑप्शन डी शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द अवयव है। तो अवयव के बारे में ये कह सकते हैं, अवयव शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम के कारण उन पे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन यानी कि बी, यहाँ पे वहाँ, जैसे कि वहाँ है, वहाँ किसी लड़की के लिए प्रयोग करें या फिर लड़के के लिए, वहाँ वहीं ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट सॉरी, वहाँ तो बदलेगा ना इसमें आंसर, मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, सॉरी दोस्तों एक बार आइए ध्यान से देखते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वहाँ वहीं ये तो बदलता रहता है, होकर आया हूँ, होकर आई हूँ, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि मैं वहाँ होकर आया हूँ भी ठीक है। अगर मैं एक लड़की है तो वो कहेगी मैं वहाँ होकर आई हूँ, होकर नहीं बदलता है, तो यही शब्द हमारे अवयव शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन से आप ध्यान कभी ना भटकिए, देखिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा होगा? यहाँ भी फिर अवयव पूछा है, ऑप्शन ए कटोरा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी भर, ऑप्शन डी पिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको एक बार स्त्रीलिंग में प्रयोग करिए, एक बार पुल्लिंग में प्रयोग करिए। जैसे राम ने एक गिलास दूध पिया, भर कर पिया तो भर ही हुआ, और सीता ने एक कटोरा भर कर दूध पिया तो भर बदल नहीं रहा है, तो इसलिए ये अवयव शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अनाड़ी, क्योंकि बेसहारा भी अनाथ का ही पर्यायवाची है, यतीम भी अनाथ का पर्यायवाची है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, निराश्रित भी अनाथ का ही पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, अनाड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी विलक्षण एंड ऑप्शन डी विपरीत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार होगा, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमर, मर्त्य, विश्व या बीस। तो शायद ही इससे आसान क्वेश्चन होगा कोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आसान या कठिन दोनों ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने फ्रेम नहीं किया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, ज्यों का त्यों उठा लिए गए हैं, और ये जो सारे आंसर्स हैं वो आंसर ऑफिशियल यूपी SSC द्वारा दिए गए आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ये यानी कि स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। खाली स्थान को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। नियत, निमित, नियति या नमित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि नियति। नियति को कोई नहीं टाल सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सत्व, स्वत्व, सम्मति या सम्मत। इन सभी शब्दों का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। देखिए, अपने हक के लिए लड़ना धर्म है, लेकिन हक हमारा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हक का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो हक का पर्यायवाची होता है स्वत्व। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। ऑप्शन ए आक्रमण, आक्रामक, ऑप्शन सी आक्रांत या फिर ऑप्शन डी आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो, जिसने आक्रमण किया है ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछा गया है कि जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि आक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऑप्शन बी गायब कर देना, ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन डी अपनी हानि करके मौज उड़ाना। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, बी हथियार गिरा देना, ऑप्शन सी हथियार उठा लेना, ऑप्शन डी हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूस या फिर बहुत बीमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बहुत कंजूसी यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को एक एक करके। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। नहीं, बिल्कुल ये तो सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। यहाँ भी ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। यहाँ पे देखिए कि शब्द आया है, एक आश्रित है और एक
प्रधान उपवाक्य है। उसने मान लिया, क्या मान लिया कि दोष उसका ही है, तो यहाँ पे एक आश्रित उपवाक्य है दूसरे पे, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भाग गया, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। देखिए एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड हम उपयोग करते हैं। पहले देखिए क्योंकि आ गया तो ये सब मिश्र वाक्य की तरफ चले जाएंगे। यहाँ भी क्योंकि देखिए मिश्र वाक्य, यहाँ भी क्योंकि मिश्र वाक्य की तरफ चला गया। बचा गया ऑप्शन हमारा एक, ऑप्शन बी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी कभी कभी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इस वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि इस समय 4 बजे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। ऑप्शन ए, ऐसा कहते हैं कि, आगे कुछ भी। ऑप्शन बी, तुम लिख सकते हो। सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। डी, उसे सब कुछ बता दें। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। ऐसा कहते हैं कि, यहाँ पे तो कर्तृवाच्य होगा, ये हमारा कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता। तुम लिख नहीं सकते, यहाँ भी कर्ता की ही विशेषता है कि वो लिख नहीं सकता। ठीक है, तो इसके यहाँ भी कर्मवाच्य नहीं होगा। ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, उसे सब कुछ बता दें। उसे सब कुछ बता दें, यहाँ भी कर्म की विशेषता नहीं प्रदान कर गई है। लेकिन ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। कौन मारा गया है? चूहा। चूहा यहाँ पे कर्ता हो गया। और किसके हाथों मारा गया है? बिल्ली के हाथों। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता बताई गई है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। हमसे वही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? आपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आइए एक बार कारक का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये सब कारक हैं, कारक के चिन्ह हैं और उनका अर्थ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। और आइए हम देखते हैं। कर्ता ने, काम करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, वहाँ कर्ता कारक होगा। कर्म का चिन्ह क्या होगा? को। करण का कारक का होगा से या के द्वारा। संप्रदान का क्या होगा? को या के लिए। अपादान का क्या होगा? से अलगाव होना। संबंध कारक काकेरी नानीरी। अधिकरण में पै पर या फिर संबोधन हे अरे अजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखते हैं, से या के द्वारा। से या के द्वारा, तो यहाँ पे अगर सिर्फ से होता तो अपादान भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे के द्वारा भी दिया है, तो के द्वारा मतलब साधन के लिए प्रयोग होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि करण कारक। देखिए क्योंकि करण का है से या के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक एंड ऑप्शन डी अधिकरण कारक। वह मुझसे अलग रहता है, से का प्रयोग हुआ है, लेकिन अलग भी रेखांकित है, तो अलगाव का भाव प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अभी हमने पीछे देखा था, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप या झील? तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश अच्छा है या अच्छी है? देश अच्छा है, तो यह तो हमारा पुल्लिंग हो गया। ठीक है। नगर में प्रवेश किया गया, कि नगर में प्रवेश की गई, नगर में प्रवेश किया गया, तो यानी आप यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है, तो यह भी हमारा पुल्लिंग हो गया। झील से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पानी तो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन झील के बारे में बताना है तो हम झील का प्रयोग करेंगे। जैसे कि झील अच्छी है कि झील अच्छा है? झील अच्छी है।
चलिए, तो ये यही हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही पूछा है तो झील सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी लता एंड ऑप्शन डी कुटी। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसका वचन दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे कि उसका बहुवचन में वही शब्द होगा और एक वचन में वही शब्द होगा। जैसे कथा, आइए देखते हैं कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा। लता का भी लताएं हो जाएगा। कुटी का भी बहुवचन बनेगा। लेकिन सरसों एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन में सरसों ही रहेगा, एक वचन में भी वही रहेगा। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए, सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कथा एवं लता का बहुवचन क्रमशः कथाएं तथा लताएं होगा, कुटी का बहुवचन कुटिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए वे गए, ऑप्शन सी वे आए थे, ऑप्शन बी वे खा रहे थे, ऑप्शन डी वे सोकर उठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो आपको भूतकाल के उदाहरण, भूतकाल के प्रकार पता होने चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, जैसे वे गए, वे गए, वे चले तो गए हैं लेकिन कब गए हैं इसका हमें ऐसा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए पूर्ण तो हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। वे खा रहे थे, यह पूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, क्योंकि कार्य अभी भी हो सकता है चल रहा था, क्योंकि भूतकाल में ये कार्य चल रहा था, जारी था, तो यह भी पूर्ण हुआ नहीं है। वे सोकर उठे हैं, हो सकता है वो अभी सो के उठे हों, तो यह भी पूर्ण नहीं हुआ हो। तो सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वे आए थे, यहाँ पे यह कंप्लीट पता चल रहा है कि वो आए थे, वो आ गए थे, तो इसलिए यहाँ पे ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण कौन सा है? जैसे ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी निकट, ऑप्शन सी इधर या फिर ऑप्शन डी कल। तो निपात का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ठीक जो है वो एक निपात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्म तिथि क्या है? इस क्वेश्चन में इनको अनुपयुक्त शब्द प्रयोग न पूछ के वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यह पूछना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूजनीय। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, क्योंकि यह पूजनीय लिखा हुआ है, जबकि पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय ये सही शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 353, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 343 एंड ऑप्शन डी 344। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 343। तो आइए जान लेते हैं आर्टिकल 343 के बारे में। देखिए, ये है अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 ए के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये था हमारा संविधान का अनुच्छेद 343। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी हड़ौती, ऑप्शन सी बुंदेली या फिर ऑप्शन डी कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर UPSSC ने माना था। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये हम ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही के साथ साथ चलेंगे। तो
चलेंगे, लेकिन इसका जो माना गया था यूपी ट्रिपल एस सी, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मैंने इसको टाइप करा के इसको वही जैसा हूबहू ये मैंने यहाँ पे ले लिया है कि यूपी ट्रिपल आंसर की से हमने इसको लिखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ऑप्शन डी तो माना ही है, कन्नौजी तो बोली ही जाती है, लेकिन क्या बुंदेली नहीं बोली जाती है? बुंदेलखंड की तरफ बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। आइए इसका मैंने लिया हुआ है तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है जो आ रहा है, कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फारुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में बोली जाती है, जबकि देखिए बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिलों में बोली जाती है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा भी उत्तर प्रदेश के ही ज़िले हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से ऑप्शन सी और डी दोनों होने चाहिए, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, मामला अभी भी विचाराधीन है, इस वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए, द मैटर इज कंसिडरेशन, ऑप्शन बी, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड ऑप्शन डी, द मैटर इज स्टिल कंसिडरेशन। तो बी ऑप्शन सही हो सकता था अगर यहाँ पे भी नहीं लगा होता अभी भी, तो यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन बी, आवेदन अस्वीकृत करें, ऑप्शन सी, आवेदन स्वीकार न करें, ऑप्शन डी, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आवेदन अस्वीकृत किया जाए। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकृत करें, आवेदन स्वीकार न करें, आवेदन स्वीकार न करें, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये इस तरह से हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी भी समय लाइव हो सकती है। इसलिए आप अगर बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, थैंक्स for watching.